हेलो बच्चों। बहुत ज़्यादा हिंदी माध्यम के बच्चों का डिमांड होने के कारण मैं हिंदी में क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है? एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड है ये। और बहुत सारे बच्चों का मुझे इस पे कमेंट आया कि सर आप इंग्लिश माध्यम के बच्चों के साथ तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? तो इस चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए हिंदी माध्यम के बच्चों को, हिंदी भाषी बच्चों के लिए भी मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार इस पे मिलेगा। तो बिना देर किए हुए आइए हम शुरू करते हैं आज के पाठ 1 को। भाषा बिल्कुल हिंदी रहेगा, जिसमें मेरे सारे बच्चे को ढंग से समझ में आए। ठीक है? खंड क भारत संसाधन एवं उपयोग है। तो संसाधन उन चीज़ों को बोलते हैं, जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, जिन चीज़ों को हम अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है? आइए इसको लाइन बाय लाइन हम आपको समझाएँगे। संसाधन का महत्व है, टॉपिक है पहला कि संसाधन का महत्व है। तो आप अपने दैनिक जीवन में वेट अ सेकंड। जी, चलिए। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएँ संसाधन हैं। मतलब कि आप जो उपयोग कर रहे हैं जिन वस्तुओं का, उन वस्तुओं का नाम ही संसाधन है। आप पढ़ने के लिए बुक यूज़ कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कॉपी यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी संसाधन ही हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक जो वातावरण में है और जैविक जिनमें जान है। जैसे एक और भूमि, बिल्कुल, मृदा, जल, खनिज, ये सारे भौतिक संसाधन हैं, ध्यान दीजिएगा। मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ हैं, कैसे वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में भी पीछे नहीं हैं। एक और तो भूमि, भूमि में आप कृषि करते हैं, भूमि में आप पौधे लगाते हैं, भूमि में घर बनवाते हैं। ठीक है? तो वो भी संसाधन हुए। दूसरी ओर आपके जलीय जीव, ये भी हमारे संसाधन हैं। ठीक है? क्लियर है ना? चलिए। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ हैं, तकनीकी के सहारे ही जीवन उपयोगी हो जाते हैं। अनादि काल से ही अरण्यों में, अरण्य का मतलब जंगलों में, वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव ने तकनीक का अभाव था, मतलब उनके पास ज्ञान नहीं था, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जिस प्रकार से वो जो संसाधन है वो आपको भूमि के अंदर दबे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या उन आवश्यकताओं की में वृद्धि होती गई। जनसंख्या बढ़ती गई और आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। इस प्रकार से इस प्रकार से मानव के ज्ञान आर्जन की दर में, मतलब आज देखो ह्यूमन कहाँ तक पहुँच गया है। सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, मार्स पे जा रहा है, चंद्रमा पे जा रहा है, मंगल पर जा रहा है, मंगल पर ज़मीन खरीद रहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का बढ़ने के कारण मानव की आवश्यकताएँ भी बढ़ी या फिर आवश्यकताओं बढ़ने के कारण टेक्नोलॉजी भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। आदि मानव तकनीक को पाया और तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बना। उसने आग जलाना सीखा। आग जलाने के बाद आप पढ़े होंगे ना, नवपाषाण काल में आग का उपयोग हुआ। फिर उन्होंने चक्की बनाने सीखे। कैसे-कैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड की। वह पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। हैं? तो फिर आप पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, एक भारत की पहली शहरी सभ्यता कहा जाता है।
अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांसारिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वस्तु संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत कुछ है संसाधन में जानने के लिए। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्सन मैन का कथन उल्लेखनीय है। जिम्सन मैन ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि संसाधन होते नहीं हैं, इनको बनाते हैं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम समुद्र के अंदर से ऑयल निकालते हैं, तेल निकालते हैं। पृथ्वी के अंदर से खनिज सब्सटेंस को निकालते हैं। ये सब क्या है? ये खनिज हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। ओके। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। जैसे अब आज आप ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ाई करते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम क्या हुआ? ये भी तो एक संसाधन का ही पार्ट हुआ। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी एक संसाधन ही है। ठीक है? ठीक है, संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता, रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी, ये सभी संसाधन ही तो हैं। हम मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, है? तो ये भी तो एक आपके लिए संसाधन ही तो है और मेरे लिए भी संसाधन है, क्योंकि मैं इसके थ्रू पैसा जनरेट करता हूँ। क्लियर है? सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। क्यों? बिल्कुल। तभी तो आपका तबीयत खराब होता है तो पिताजी तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाते हैं, आपको एजुकेशन देते हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के दम पर ही आप आने वाले समय के एक अच्छे संसाधन बन जाइएगा। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान है और मानव ज्ञान से बहुत कुछ उस ज्ञान का उपयोग करके अपने और समाज का कल्याण करता है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक ही उपहार है। ये चीज़ मत सोचिएगा कि संसाधन सिर्फ एक प्राकृतिक उपहार है। प्राकृतिक के साथ साथ संसाधन मानव निर्मित भी उपहार है। मानव भी एक संसाधन का पार्ट है। ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। मेरुदंड किसको बोलते हैं? इस प्रकार आपके शरीर का मेरुदंड है, पीछे वाला जो पार्ट है, हैं? पीछे जिससे जिससे हड्डी, वो जो लंबी वाली हड्डियां हैं, जिससे आप सीधे खड़े हो जाते हैं, सीधे बैठते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से संसाधन ही किसी देश की आर्थिक और सामाजिक मापदंड है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझिए, सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास क्या है? हैं? तो उसके पास ऑयल है, तेल है, और तेल के सहारे वह एक बड़ा देश बना हुआ है। बोलिए। तो उसी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक है। आर्थिक मतलब बेचिएगा, बेचकर उससे पैसा जनरेट कीजिएगा, और सामाजिक मतलब भी अपना और देश का कल्याण कीजिएगा। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। जिस देश के पास संसाधन नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय दौर में पीछे हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से ही संपन्न राष्ट्र ही विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है। आपके पास प्राकृतिक संसाधन है और उसी से ही आप विकसित होइएगा। मैं यहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। जापान, आप नाम सुने होंगे। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर नियम है कि यहाँ भूकंप आता ही आता है। प्रति साल भूकंप आते हैं, हर दिन दिन भूकंप आते हैं। तो मतलब मतलब उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी जनरेट की है कौन? जापान ने। वहाँ के लोगों ने ऐसी शिक्षा जनरेट की है कि उस शिक्षा और टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर वो जापान को एक डेवलप कंट्री में रखे हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे भी दिया। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। मतलब इनके पास प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इसे चित्र संख्या 1.1 से समझा जा सकता है। आइए चित्र संख्या 1
0.1 दिखते हैं। देखिए मानव है, तो मानव पर्यावरण को भी इंट्रोड्यूस करता है, मानव संस्थाओं को भी इंट्रोड्यूस करता है, मानव इन दोनों के हेल्प से तकनीकी को भी इंट्रोड्यूस करता है। मतलब इन तीनों से अपना और समाज का कल्याण करता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधनों का अगर हम वर्गीकरण करें तो कई आधार हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव मतलब जिनमें जान है, जैसे पेड़ पौधे। बात समझ में आ रही है? पेड़ पौधे, जैसे उपयोगी के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसको आप फिर से जनरेट कर सकते हैं, फिर से जिंदा कर सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य, समझ में आ रही है? सूर्य की रोशनी है। अनवीकरणीय जैसे कोयला। हम्म स्वामित्व के आधार पर, मतलब स्वामित्व मतलब मालिकानापन के आधार पर, व्यक्तिगत किसी इंसान का, किसी एक आदमी का अपना घर है, आपका अपना मोबाइल फोन है, आपका अपना पेन है, ये व्यक्तिगत संपत्ति है, व्यक्तिगत संसाधन है। एक होता है सामुदायिक संसाधन है, मतलब कि जिस जगह पे आप रहते हैं वहां पर का कॉमन प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, जहाँ हम भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, और दूसरे कोई भी आकर वहां पर बैठ सकते हैं या खेल सकते हैं। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर एक देश का अधिकार है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर एक और एक से ज्यादा देश का अधिकार है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब एक और प्रकार है, उसको भी हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित, इन चीजों को भी रखा गया है। संभाव्य का मतलब कि अभी वो उम्मीद है कि वहां पे संसाधन मौजूद हैं, इसको संभाव्य कहते हैं। विकसित है, अभी ये मालूम है कि हाँ ये संसाधन विकसित है, बहुत सा ज्यादा है। एक है भंडारण में भी है, और एक है कि संचित है, अभी उसको टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण उसको हम निकाले नहीं हैं। ठीक है, अब इस चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं संसाधन को। संसाधन जो है आपके दो प्रकार के, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक में आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर मानव निर्मित में आपके संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, एक हो गया मात्रा एवं गुणवत्ता, कि आप जो बना रही हैं और कितना मात्रे में, कितनी गुणवत्ता में है। ठीक है, फिर नवीकरणीय को हम बांटे हैं। नवीकरणीय को अगर हम बांटे हैं तो प्रभु नवीकरणीय को फिर दो भागों में बांट दिए हैं। एक सतत अथवा प्रवाह क्षेत्र है, जैसे पवन और जल है, और दूसरा जैव संसाधन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अभी अनवीकरणीय को फिर दो भागों में बांटे हैं, पुनः चक्रीय जैसे धातु, और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। उसके बाद फिर हम जैव संसाधन को फिर दो भागों में बांटे हैं, जैसे प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हो सकते हैं। उत्पत्ति के बेस पर अगर बात करते हैं, संसाधन दो प्रकार के हैं। एक है आपका जैव संसाधन और दूसरा है आपका अजैव संसाधन। जैव का मतलब जिनमें जान है, जिनमें जीव हैं, जिनमें जिनमें सजीव के लक्षण मौजूद हैं, जैसे मनुष्य, पृथ्वी, मनुष्य, वनस्पति, पशुधन, मत्स्य और अन्य प्राणी समूह। ठीक है, और दूसरा हो गया अजैव, जिसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टान, धातु, खनिज, वायु, पानी, ये सारे चीज आपके अजैव संसाधन के एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब उपयोगिता के आधार पर भी कुछ भागों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी। जिन्हें सतत अथप्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
अनवीकरणीय, जिनको हम फिर से नवीन नहीं कर सकते हैं। एक बार खत्म अगर हो गए तो ये खत्म हो जाते हैं। इनको हम पुनः चक्र नहीं कर सकते हैं, पुनः चक्रीय नहीं कर सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब आ जाते हैं इस कैटेगरी में। क्लियर है? चलिए, अब इस स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका पर खुद का स्वामित्व हो, जिस पे खुद का अधिकार हो। देखिए, ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, मतलब सरकार को टैक्स भी देते हैं। जैसे भूखंड, जैसे घर अथवा जायदाद, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। जैसे आपका जो खुद का घर है, वो उसमें आपका ही अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अब मोहल्ले पड़ोसी लोग रोज आकर वहाँ बैठते हों। जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन ही हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। ठीक है? सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग मनुष्य समूह के लिए सुलभ होता है। जैसे गांव में चारण भूमि, जैसे शमशान, जैसे मंदिर या मस्जिद परिसर, जैसे सामुदायिक भवन, तालाब, जैसे खेल के मैदान। ये ये समूह के सभी लोगों का अधिकार है। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क देख लीजिए, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के रूप में है। ये संसाधन संबंधित मनुष्य के संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। हर किसी के इस पे अधिकार है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। मतलब कि मान लीजिए कि मेरा घर है, सपोज डैट, और मेरे घर से हो सकता है कि आने वाले समय में मेट्रो स्टेशन बनता हो, मेट्रो लाइन खींची जाए। तो हो सकता है कि जो सरकार है वो मेरे घर को वो ले सकती है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। मतलब कि मेट्रो लाइन यहाँ से गुजर सकता है, पास कर सकता है। इस स्थिति में क्या होगा कि उसने व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर लिया। मतलब मेरा घर तो व्यक्तिगत हुआ, उस व्यक्तिगत संसाधन का सरकार ने क्या किया? अधिग्रहण कर लिया है। किसके लिए? आम जनता के लिए। वो जो मेट्रो लाइन जो खुलेगी, मेट्रो लाइन जो बनेंगी, मेट्रो चलेंगी, वो किसके लिए चलेंगी? आम जनता के लिए चलेंगी। तो इस प्रकार से ये किया जा सकता है। ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में दिया गया है। आप इसको नागरिक में पढ़िएगा। अपने अपने गाँवों में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे शहर सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। अगला बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिस पर ऐसे संसाधन जिस पर एक देश से ज़्यादा दूसरे देश का भी अधिकार होता है। ये मोस्टली आपको समुद्र तट जो होते हैं, उनमें 200 किलोमीटर की दूरी के बाहर का भाग है। देखिए आइए पढ़ते हैं। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर देख लीजिए, खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि ये भारत का कोस्टल लाइन है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भारत का कोस्टल लाइन है, तो ये वाला पोर्शन जो है, मान लीजिए कि 200 किलोमीटर है ये वाला पोर्शन जो है। ठीक है? तो 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को छोड़कर इसके बाहर का ये वाला जो समुद्र का जो एरिया है, यहाँ दूसरे देश भी तो होंगे। ये जो बाहर का जो समुद्र का एरिया है, इस पर किसी देश का नहीं राइट है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, जैसे यूएनओ है, यूएनडीपी है, बहुत सारी संस्थाएँ हैं। तो संस्थाओं से परमिशन के थ्रू आप यहाँ पे इसका मतलब कोई राष्ट्र इसका यहाँ पर क्या कर सकता है? रिसर्च कर सकता है। ये कहने का मतलब है। विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। पहले है संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन
ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, इसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज हो सकता है, हिमालय जब बने हों तो हिमालय के पहले या हिमालय के बनने के क्रम में आपको उसमें दुनिया भर के खनिज हों, लेकिन उस खनिज का उपयोग आज तो हम किए नहीं हैं। हुँ? इनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महँगा है। पता चले कि हम वहाँ टेक्नोलॉजी लगा दें, टेक्नोलॉजी पे खर्चा 5,000 पड़ जाए, लेकिन वहाँ से जो हम एक्सट्रैक्शन करके लाएँ, जो कोयला निकाल के ले आएँ, वो कोयला का कीमत ही ₹500 का रहे। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएँ हैं, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। क्लियर है? क्लियर है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एक छोटा-सा आप ये काम करिए कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना प्रमोट कीजिए, ठीक है? आप आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मेरा बूस्टअप और बढ़ता है। आप शेयर कीजिएगा तो मेरा बूस्टअप और ज़्यादा बढ़ता है। चलो, विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर ही निर्भर है। बात तो सही है, बात एकदम सही है। कुछ डू यू नो है देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी क्रम में। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव जीव एवं समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन है। मतलब 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक जो भी संसाधन है, वो किसी देश का राष्ट्रीय संसाधन है। ये कहने का मतलब है। किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन इंग्लिश में बोलते हैं। अपवर्जक इकोनॉमिक ज़ोन कहते हैं। इसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से 200 किलोमीटर के बाहर का क्षेत्र कहलाता है। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी इसके लिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है भंडारण की दृष्टि से। भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारी संसाधन के रूप में देखा जाता है। जैसे आपका जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जल जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जैसे ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अगला है यहाँ पे संचित कोष संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित हैं। अगला है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि आप संसाधन का ऐसे उपयोग कीजिए जिसके कारण आप उसकी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, इसको आप बचा सकें, जिससे कि आने वाले नई जो पीढ़ी है वो भी इस संसाधन का उपयोग कर लें। इसी को हम कहते हैं संसाधन नियोजन। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती भरकर बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसा संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। कि ऐसे हम संसाधन का उपयोग करेंगे, कैसे हम संसाधनों को ऐसा उपयोग करें जिससे कि भविष्य में भी ये खत्म ना हो।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं अब। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। अगर किसी भी राष्ट्र का अगर उनको विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा हम नियोजन कर सकें, नियोजित कर सकें। भारत जैसे देश के लिए तो ये अपरिहार्य है। जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक है, विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। संसाधन भी है, संसाधन के साथ साथ भारत में विविधता भी है, विविधता के साथ साथ यहाँ जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं, कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न हैं, मतलब संसाधन उनके पास नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधनों में वह गरीब है। जैसे कुछ है लेकिन कुछ संसाधन हैं और कुछ संसाधन के मामले में गरीब है। जैसे मान लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, पंजाब हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में गेहूँ सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन गेहूँ के अलावा कुछ होते ही नहीं हैं। तो बताइए, गेहूँ के लिए तो वो प्रचुर भंडार है, लेकिन गेहूँ के अलावा आपका कुछ और चाहिए तो उसके लिए उनको दूसरे राज्य पर निर्भर होना पड़ता है। तो इस हिसाब से वह दूसरे संसाधनों में गरीब कहलाते हैं। जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आदि ऐसे प्रदेश हैं जहाँ खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। ये जो जगह है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हम लोग देखें, यहाँ पे कोयला का तो ज़्यादा भंडारण है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पैराइट जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। झारखंड, राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों में से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की कमी है। मतलब यहाँ पे जो बेसिक्स जिसमें स्ट्रक्चर है, बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट, उस चीज़ की कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्यता आवश्यक है। तो इसके बाद का जो पार्ट बनेगा नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बने रहिए, कनेक्ट रहिए अशोकानंद के संग। आपको हर परिस्थिति में, हर जगह अशोकानंद हर कॉन्सेप्ट देगा और हर तरीके से आपको मदद करने के लिए तत्पर है।